गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। ठीक है, तो हम लोग रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम ये दो चीज करते हैं। कर्वेचर का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना? कर्वेचर में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम होगा, कोई ट्रबल होगा ना, तो मुझे बता देना। ठीक है, मैं तब तक डिस्कस कर लेता हूँ। मीन वैल्यू थ्योरम पे बात करते हैं फटाफट जल्दी से। तो आप हेडिंग देंगे बेटा, रोल्स थ्योरम, राइट? रोल्स थ्योरम क्या है? रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, ये तो आपको पता ही होगा। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ रोल्स थ्योरम? क्यों भी नहीं याद है? रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है कि अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूअस है, तो पहले स्टेटमेंट आप लिख दो, फिर मैं उसका प्रूफ करता हूँ, फिर क्वेश्चंस पे चलते हैं। इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, आई रिपीट, if a function is continuous in closed interval AB, and definitely closed interval AB में continuous तभी होगा जब वो closed interval AB में defined हो। तो defined in AB, a function which is defined in closed interval AB, if it is continuous in closed AB and differentiable in open interval AB, कंडीशन को ध्यान से समझना। कंटिन्यूटी नेसेसरी है क्लोज इंटरवल में, बट डिफरेंशियबिलिटी नेसेसरी है ओपन इंटरवल में। अगर क्लोज में डिफरेंशिएबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबल है तो ओपन में तो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। तो कंटिन्यूटी नेसेसरी है क्लोज ए बी में, बट डिफरेंशिएबिलिटी इज ओनली नेसेसरी इन ओपन इंटरवल ए बी। अगर ये दो बातें ट्रू हैं और फंक्शन की वैल्यू एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल ए एंड बी पर इक्वल है, these are the three conditions: that function is continuous in closed AB, derivable or differentiable in open AB, and FA is equal to FB। इसको बोलते हैं हाइपोथेसिस की ये तीन बातें होल्ड कर रही हैं, तब हमें बोल सकते हैं कि देयर विल एग्जिस्ट एटलीस्ट, कम से कम, वन पॉइंट इन ओपन AB where the derivative of function will become zero. Then there exists at least one point C belonging to open AB such that f dash C is zero. ये है रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट का जो प्रूफ है वो भी आप आसानी से समझ सकते हो। पहले इसका सिग्निफिकेंस समझो, ये क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि मान लो एक पॉइंट है a कॉमा एफ ए और एक पॉइंट है b कॉमा एफ बी, सच दैट एफ ए और एफ बी की वैल्यूज क्या है? सेम है। एफ ए पर जो आउटपुट है वही एफ बी पर आउटपुट है। तो ये ए है, ये बी है। फंक्शन का ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा और यहां एंड करेगा। तो तीन बातें हो सकती हैं। हो सकता है फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब कोई ब्रेकेज नहीं है इन दोनों पॉइंट के बीच में, और फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो हो सकता है फंक्शन कांस्टेंट हो। और अगर फंक्शन इंक्रीज करेगा, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है इस पॉइंट पर, तो इंक्रीज करेगा तो वापस वही वैल्यू लेने के लिए उसका रेट ऑफ इंक्रीज धीरे धीरे कम होगा, और कोई ना कोई पॉइंट पर वो इंक्रीज करना स्टॉप कर देगा और फिर ये डिक्रीज करना शुरू करेगा, सो दैट इट कैन अटेन द सेम वैल्यू एट अदर एंड। तो जिस पॉइंट पर वो इंक्रीज करना स्टॉप कर देगा उस पॉइंट पर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? जीरो, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। यही पॉइंट सी की बात हो रही है। इसी तरह से अगर कोई फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो अगर डिक्रीज करेगा तो उसकी वैल्यू छोटी हो जाएगी, वापस वही वाली वैल्यू टेकअप करने के लिए उसको पहले डिक्रीज करने के रेट को रिड्यूस करना पड़ेगा, और फिर दूसरे एंड पर वही वैल्यू ले सकता है। तो जिस पॉइंट पर रेट ऑफ डिक्रीज मिनिमम जीरो हो जाएगा, मतलब रेट ऑफ चेंज जीरो हो जाएगा, वही है सी।
तो ए बी इंटरवल के ये वाला पॉइंट का क्या है, ये वाला पॉइंट है ए कॉमा एफ एफ ऑफ ए, और ये एंड पॉइंट क्या है, बी कॉमा एफ ऑफ बी। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस और डेरिवेबल है, कंटिन्यूअस एंड डेरिवेबल, कंटिन्यूटी तो समझ रहे हो, अभी मैं बताऊंगा। अगर डिसकंटिन्यूअस है तो बिना डेरिवेटिव जीरो हुए भी वो बी पर वैल्यू इक्वल टू एफ ए कर सकता है, सडनली ब्रेक हो करके, और ये वाले एंड की वैल्यू ले सकता है। डिफरेंशिएबल नहीं है, शार्प टर्न लेकर के विदाउट डेरिवेटिव जीरो भी वो एफ बी और एफ ए इक्वल हो सकता है। लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, तो ये नेसेसरी है कि कम से कम एक पॉइंट पर, ए बी इंटरवल के कम से कम एक पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होगा। अब ये तो समझ में तो आ रहा है देख करके कि ऐसा होगा, बट इसको अगर हमें प्रूफ करना है रिग्रेसली, तो देखो मैं आपको प्रूफ एक लाइन में बता रहा हूं, समझो ध्यान से। अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है, तो जरा आप रिकॉल करो कंटिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। उसमें एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, और एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी फॉर्मेट्स थ्योरम, कि एवरी फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस इन क्लोज ए बी इज बाउंडेड। तो एफ एक्स इज बाउंडेड, मानते हो कि नहीं मानते हो? जरा बोलते जाना फटाफट। और फंक्शन बाउंडेड होने का मतलब क्या है? मतलब देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर्स स्मॉल एम एंड कैपिटल एम, रियल एंड फाइनाइट नंबर्स, सच दैट फंक्शन की वैल्यू जो है वो कैपिटल एम से लेस या इक्वल होगी और स्मॉल एम के ग्रेटर और इक्वल होगी। तो ये बात होल्ड करेगी। तो अब मैं कोई एक लेके चल रहा हूं, मान लो फंक्शन की वैल्यू, मैक्स वैल्यू उसकी कैपिटल एम है, ठीक है, ये एफ मैक्स हो गया, और एफ में नहीं होगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एंड पॉइंट पर वैल्यू इक्वल है, ए पॉइंट पर जो फंक्शन का आउटपुट है वही आउटपुट बी पॉइंट पर है, सिंस एफ ए इक्वल एफ बी, एफ ए इक्वल एफ बी। अब ये थोड़ा सा इनडायरेक्टली मैं बात बोल रहा हूं, आप इंटरप्रेट कर लेना। देन एटलीस्ट वन ऑफ स्मॉल एम और कैपिटल एम is attained in at C belonging to open AB, at some point C belonging to open AB. कब? अगर स्मॉल एम कैपिटल एम के इक्वल नहीं है तो मैं अभी केस वन का डिस्कशन कर रहा हूं। केस वन मैंने ले लिया क्या, कि स्मॉल एम इज डिफरेंट देन कैपिटल एम, और यूजुअली ऐसा होता भी है कि मैक्स वैल्यू और मिन वैल्यू दोनों डिफरेंट वैल्यू होगी। हालांकि कुछ केसेस में सेम भी हो सकती है, और सेम होगी तो वो केस अलग से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब स्मॉल एम अलग नंबर है, कैपिटल एम अलग नंबर है। अगर मान लो एंड पे स्मॉल एम वैल्यू मिनिमम वैल्यू फंक्शन अटेन कर रहा है ना, तो कैपिटल एम वैल्यू कोई अंदर के किसी पॉइंट पर अटेन होगी। अगर एंड पे मैक्सिमम अटेन हो रहा है तो मिनिमम वैल्यू अंदर अटेन होगी। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं हो सकता कि स्मॉल एम और कैपिटल एम दोनों एंड पॉइंट पर अटेन हो रहे हो, क्योंकि एंड पॉइंट की वैल्यू सेम है और स्मॉल एम कैपिटल एम डिफरेंट है। तो मैंने मान लिया कि, मान लो कि लेट एफ सी इज मैक्सिमम। अगर एफ सी मैक्सिमम है तो क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि एफ ऑफ सी प्लस एच is less than fc and f of c minus h is also less than fc? बोलो हाँ या ना। गुड। इसका मतलब आप ये भी क्लेम करेंगे कि f of c plus h minus fc is less than 0? yes or no? और
और इसको अगर h से डिवाइड कर दे तो भी लेस देन 0। बोलो, क्लियर? और अगर कोई एक्सप्रेशन नेगेटिव है तो हम ये बोल सकते हैं कि उसकी अगर लिमिट लिया जाए h टेंडिंग टू 0 पर, तो f ऑफ c प्लस h माइनस एफ ऑफ c डिवाइडेड बाय h की वैल्यू या तो लेस देन 0 आएगी और या तो इक्वल टू 0 भी हो सकती है। इक्वल टू 0 भी हो सकती है वो कब? जब ये fc प्लस h और fc का डिफरेंस h के रिस्पेक्ट में हायर ऑर्डर का इन्फिनिटेसिमल हो जाएगा, तो एक h कैंसिल होकर के इक्वल टू 0 भी आ सकता है लिमिट। बट अगर कोई एक्सप्रेशन पॉजिटिव नेगेटिव है तो उसकी लिमिट पॉजिटिव नहीं आ सकती, नेगेटिव आएगी या तो 0 आएगी। आई होप यू एग्री। इसका मतलब हुआ कि एफ डैश सी पॉजिटिव राइट डेरिवेटिव क्या आ रहा है? हेलो, राइट डेरिवेटिव क्या आ रहा है? लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर है? इसी तरह से मैं ये भी क्लेम कर सकता हूं कि एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ सी जो कि नेगेटिव है, और इसको अगर मैं माइनस एच से डिवाइड कर दूं तो नेगेटिव बाई नेगेटिव ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। और इस वजह से लिमिट अगर लेंगे हम तो हमारे को मिलेगा कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई माइनस एच, ये लिमिट या तो पॉजिटिव आएगी या तो 0 आएगी। दैट इज हम यहां से क्या कंक्लूड करेंगे कि एफ डैश सी नेगेटिव जो है लेफ्ट डेरिवेटिव इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखो, लेफ्ट राइट डेरिवेटिव के बारे में दो इंफॉर्मेशन है, दो पॉसिबिलिटी है, और लेफ्ट डेरिवेटिव के बारे में दो पॉसिबिलिटी है। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी यहां से अराइज होगी? तो टोटल 4 पॉसिबिलिटीज अराइज होंगी। वो चारों पॉसिबिलिटीज क्या है मैं लिख रहा हूं, देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये है एफ डैश सी पॉजिटिव और ये है एफ डैश सी नेगेटिव। फिर हम बात करेंगे एफ डैश सी की। एंड आई एम टॉकिंग ऑफ 4 पॉसिबल केसेस। आई होप यू एग्री। क्या क्या वो 4 पॉसिबल केसेस है? एफ डैश सी पॉजिटिव के क्या क्या पॉसिबल केसेस थे? एफ डैश सी पॉजिटिव इज पॉजिटिव, एफ डैश सी पॉजिटिव क्या आया था? नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव या 0 है ना, लेस देन 0, लेस देन 0 और इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। और एफ डैश सी नेगेटिव के बारे में क्या आया था? सी पर लेफ्ट डेरिवेटिव क्या आया था? है ग्रेटर देन 0, बोलो, इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0, है ना। तो 4 केसेस क्या क्या आ रहे हैं समझ रहे हो? पहला केस ये है, दूसरा केस ये है, तीसरा केस ये है, चौथा केस ये है। लेफ्ट डेरिवेटिव, राइट डेरिवेटिव नेगेटिव, लेफ्ट पॉजिटिव, नॉट पॉसिबल। एफ डैश सी डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि दो बोला गया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएबल फंक्शन अगर ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है और सी ओपन इंटरवल में लाई कर रहा है तो सी पर डिफरेंशिएबल है, और अगर कोई फंक्शन सी पर डिफरेंशिएबल है तो एच डी आर एस डी इक्वल आने चाहिए, तो ये डिनाई हो गया। ये एक डेरिवेटिव नेगेटिव है, एक 0, नॉट पॉसिबल। एक डेरिवेटिव 0 है, दूसरा पॉजिटिव है, नॉट पॉसिबल। तो फाइनली क्या पॉसिबल है? एफ डैश सी इक्वल टू 0, लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव दोनों 0, दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। तो देयरफॉर एफ डैश सी इज 0। हेलो, इज दैट डन? इसी तरह से आप चाहे तो ये दिखा सकते हैं कि भाई ऐसा है कि सी पॉइंट पर मिनिमा है, मिनिमा लेकर के आप अपने आप प्रूफ करेंगे तो वहां से भी डेरिवेटिव 0 प्रूव हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट रोल्स थ्योरम सेज। रोल्स थ्योरम सेज दैट इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, मतलब ए से बी के बीच में कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, ए से बी के बीच में फंक्शन का ग्राफ कहीं पर शार्पली चेंज नहीं करता, तो ए बी इंटरवल के, ओपन ए बी इंटरवल के किसी न किसी पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव कम से कम एक बार 0 होगा।
कम से कम एक पॉइंट पर डेरिवेटिव जीरो होगा। एक से ज्यादा पॉइंट पर भी डेरिवेटिव जीरो हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन का ग्राफ ऐसा हो कि यहां से चले और यहाँ एंड करे और फंक्शन ऐसा, तो यहाँ भी डेरिवेटिव जीरो है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, या ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसा, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ भी डेरिवेटिव, ये सब जहां जहां पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है डेरिवेटिव क्या है, जीरो। तो अनेक पॉइंट पर भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, दिस इज व्हाट रोल्स थ्योरम मींस एंड इट्स प्रूफ। हाँ, इसमें एक केस और, जो केस 2 की बात मैं कर रहा था कि इफ स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M, इसका मतलब है कि अगर कोई फंक्शन का मैक्स वैल्यू और फंक्शन का मिन वैल्यू इक्वल हो जाए, इसका मतलब फंक्शन कैसा फंक्शन हो जाएगा, बोलो। ऐसा फंक्शन को क्या बोलते हैं, एफ एक्स इज कॉन्स्टेंट। और अगर फंक्शन, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू सेम होने का मतलब फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन है तो एफ डैश एक्स हर पॉइंट पर जीरो हो जाएगा। हर पॉइंट पर जीरो हो गया तो कम से कम एक पॉइंट की बात कर रहे थे, तो अभी भी होल्ड कर रहा है। मतलब है कि रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर ऑल पॉसिबल केसेस। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ रोल्स थ्योरम। स्टेटमेंट समझ में आ गया, डेरिवेशन समझ में आ गया। तो आ जाते हैं अब कुछ छोटे छोटे रिमार्क्स के। पहला पॉइंट जल्दी जल्दी लिखते जाइए, रोल्स थ्योरम फेल्स फॉर द फंक्शन विच डज नॉट सेटिस्फाई एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री कंडीशन। ये जो तीन कंडीशन बोली ना, कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए, डिफरेंशियबिलिटी होनी चाहिए ओपन इंटरवल में, और एंड पॉइंट पर वैल्यू सेम होनी, तीनों में से एक भी कंडीशन अगर फेल कर रही है तो रोल्स थ्योरम अप्लाई हो, ये गारंटीड नहीं। रोल्स थ्योरम को आप क्लेम नहीं कर सकते हो। जैसे यहां देखो, ये बीच में एक पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है, फंक्शन ऐसे इंक्रीज करते हुए गया और बिना रेट ऑफ चेंज जीरो हुए सडनली वो डिक्रीज करके और वही वैल्यू अटेन कर लिया। ठीक है, ये नॉन डिफरेंशियबिलिटी की वजह से रोल्स थ्योरम का वायलेशन हो रहा है, रोल्स थ्योरम नहीं प्रूव हो रहा है। ऐसे ये देखो, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, यहां से इंक्रीज करते हुए गया, सडनली ड्रॉप किया और फिर ऐसे जीरो हो गया। तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है ए बी इंटरवल में जहां पर डेरिवेटिव जीरो हो। वजह क्या रही, वजह क्या रही, रोल्स थ्योरम क्यों नहीं अप्लाई हो पा रहा है, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी है। फंक्शन ए और बी पर वैल्यू अगर डिफरेंट है, बेशक फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, बट वो इंक्रीज करते हुए सीधे चला गया, तो रोल्स थ्योरम डेरिवेटिव जीरो कहीं पर अटेन नहीं हुआ। तो ये एक बात ये समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात कि कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम मे नॉट बी ट्रू। मतलब अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ए बी इंटरवल के वन या मोर देन वन पॉइंट पर जीरो है, तो ये नहीं बोल सकते कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, फंक्शन का वैल्यू ए और बी पर सेम होगा। मतलब उल्टा अप्लाई नहीं कर सकते, कन्वर्स एप्लीकेबल नहीं है रोल्स थ्योरम में। फॉरवर्ड इंप्लीकेशन है, कन्वर्स इंप्लीकेशन नहीं, वन साइडेड इंप्लीकेशन है। जैसे डायग्रामेटिकली देख लो, मतलब कि डेरिवेटिव मे बी जीरो एट सम पॉइंट विदाउट सेटिस्फाइंग द थ्री कंडीशंस, ऐसा भी हो सकता है। जैसे यहां देखो डिसकंटिन्यूटी है बट डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, तो सी पॉइंट पर डेरिवेटिव जीरो है बट फंक्शन कंटिन्यूअस है, गारंटी नहीं, डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। सी पॉइंट पर डेरिवेटिव जीरो है बट फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। ठीक है, ये पॉइंट सी है जहां पर डेरिवेटिव जीरो है लेकिन फंक्शन सडनली यहां से सॉफ्ट टर्न ले सकता है। तो कन्वर्स एप्लीकेबल नहीं है और फॉरवर्ड एप्लीकेबल है, प्रोवाइडेड द थ्री कंडीशंस मीट। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई। अब रोल्स थ्योरम की एप्लीकेशन बड़े इनॉर्मस है, खास करके थ्योरी ऑफ इक्वेशन में तो जबरदस्त एप्लीकेशंस है। ठीक है, तो और आपने 11th में थोड़ा बहुत किया भी हुआ है। चलिए, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर एफ एक्स इक्वल टू दिस एंड एफ एक्स इक्वल टू दिस। अब रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करने का मतलब क्या है? रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करने का मतलब है कि भाई ये फंक्शन के बारे में सोचो, जीरो से पाई में इट इज कॉन्टिन्यूअस है, बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस इन जीरो टू पाई। क्यों? साइन एक्स कॉन्टिन्यूअस है, ई एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है, दो कॉन्टिन्यूअस का रेशियो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, प्रोवाइडेड कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो, जो कि नहीं है, पॉजिटिव है, कॉन्टिन्यूअस है, एंड डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल भी है जीरो से पाई में, इनफैक्ट क्लोज में ही डिफरेंशिएबल है ना, हमें तो सिर्फ ओपन में चाहिए। तो कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। तो रोल्स थ्योरम क्या बोलता है कि अब एंड पॉइंट पर वैल्यू देख लो, एफ जीरो क्या है बेटा, जीरो, और एफ पाई भी क्या है, जीरो, क्योंकि न्यूमरेटर जीरो हो रहा है दोनों और डिनोमिनेटर नॉन जीरो। तो तीनों कंडीशन वेरीफाई हो रही है।
तो हम ये भी देख लें कि रोज थ्योरम को वेरीफाई करने का मतलब क्या है। ये तो हाइपोथेसिस ट्रू है, तीनों एजम्पशंस वैलिड है। तो एफ डैश एक्स फाइंड करो। एफ डैश एक्स क्या आएगा, e रेज टू द पावर x का स्क्वायर डिनोमिनेटर में आएगा, न्यूमरेटर में आएगा e रेज टू द पावर x इंटू कॉस x माइनस साइन x इंटू e की पावर x। डिनोमिनेटर डेरिवेटिव न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव डिनोमिनेटर। नाउ आई हैव टू वेरिफिकेशन बता, आई हैव टू फाइंड at least one point in this interval where the derivative is 0. Put the derivative to 0 and you'll get sin x equal to cos x. And this implies x equal to 0 से पाई में कौन सा पॉइंट है जहां sin और cos इक्वल होता है, पाई बाई 4. It belongs to 0 to pi. There are infinite many other points as well, but 0 से पाई ओपन इंटरवल में एक बार डेरिवेटिव 0 हो गया तो रोज थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, सिमिलरली यू कैन गो अहेड विद द बी भी वेरीफाई कर लो जरा अपने आप फटाफट जल्दी से। कॉन्टिन्यूटी, पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल दोनों कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं। तो सिंस पॉलिनोमियल एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर continuous and differentiable, always differentiable for all x belongs to R, ये लिख दिया। तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस जरूर होगा। एंड f माइनस 3 इज इक्वल टू एफ जीरो इक्वल टू 0, तो रोज थ्योरम की हाइपोथेसिस वैलिड है, तीनों स्टेटमेंट वैलिड है। तो अब हम बोलेंगे एफ डैश एक्स क्या आएगा, तो एफ डैश एक्स कैलकुलेट करो क्या आएगा, x इंटू एक्स प्लस 3 into minus half e raised to the power minus x by 2, first derivative second plus second e raised to the power minus x by 2 into derivative of first is 2x plus 3. Now if you simplify and you will get e raised to the power minus x by 2 by 2. So your answer is x square minus 3x plus 2x plus 3. Put it to 0, तो आपके पास आएगा x square plus x minus 3 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं, तो x plus 3 इंटू एक्स माइनस, एक बार चेक कर लो, यही आ रहा है ना। ये डेरिवेटिव जरा चेक करो तो सही आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x मल्टीप्लाइड बाय माइनस हाफ ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2, करेक्ट है, प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 इंटू 2x प्लस 3, दैट्स वेरी ट्रू। हमने कॉमन क्या लिया, ओके 4x, नहीं करेक्ट नहीं है जी, करेक्ट नहीं है जी, अरे हाफ लिया तो ये 4x प्लस 6 हो जाएगा ना यहाँ पर, 2 2s are 4x plus 6 dada, so make the necessary changes here, LCM लिया ना, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4x प्लस 6 and therefore it is क्या आया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 6 आ जाएगा। या इसको अगर लिखना चाहो ना तो ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर होगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 0, एंड देयरफॉर x की दो वैल्यू आएगी, एक 3 आएगी और एक माइनस 2 आएगी, एंड क्लियरली माइनस 2 बिलोंग्स टू माइनस 3 टू 0, हमें एक पॉइंट चाहिए था तो मिल गया, तो रोज थ्योरम इज वैलिड। रोज थ्योरम क्या है, रिपीट करो अगेन, इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड AB, derivable in open AB and value at the end point FA and FB are equal, then the derivative of function vanishes at least one point in open interval AB। A और B के बीच के कम से कम एक पॉइंट पर डेरिवेटिव वैनिश करेगा, या उस
एक ए और बी के बीच में कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर टेंजेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, रेट ऑफ चेंज विल बिकम 0। ये फिजिकल और उसका ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस हो गया। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करिए, क्विक। ये 2 पार्ट है, दोनों पार्ट का आंसर करने के लिए आपके पास में 2 मिनट है, नॉट मोर देन 2 मिनट। क्विक, जल्दी से। Well, find the value of a and b for which the function cubic polynomial defined on 1, 2, 3 satisfies the hypothesis of Rolle's theorem। तो रोज थ्योरम की हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई करने का मीनिंग क्या है? fx is a polynomial, so it is always continuous and differentiable, इसमें तो कोई डाउट नहीं। So since fx is continuous and differentiable for all x belongs to real unconditionally, so in interval 1, 2, 3, and therefore third hypothesis क्या है? f1 is equal to f3। f1 is equal to f3 करेंगे तो क्या आएगा? f1 मतलब 1 minus 6 plus a plus b। f3 क्या आएगा? f3 27, very correct, 27 minus 54 plus 3a plus b। You see b gets cancelled and you get the value of a। 2a is equal to 28 minus 6 is 22, so a becomes 12, 11। a is 11 and b पर कोई restriction नहीं, b can be anything, क्योंकि fa equal to fb होने में b तो दोनों में प्रेजेंट है तो कैंसिल आउट हो रहा है, b can be anything। तो a की वैल्यू 11 है और b की वैल्यू रियल नंबर। तो तब जाकर के रोज थ्योरम की तीनों कंडीशन होल्ड करेगी। क्या क्या? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इनवेरिएबली ट्रू है, 1 और 3 पर वैल्यू सेम होने के लिए a की वैल्यू 11 होनी चाहिए, b कैन बी एनीथिंग। एंड देन रोज थ्योरम का जो आउटकम है अपने आप ही वैलिड होगा बिकॉज इट हैज बीन प्रूव्ड। चलिए आगे चलिए अगले पार्ट पे। इसकी बात क्या करेंगे? इसमें भी वही बात है, बोल रहे हैं कि दिस फंक्शन डिफाइंड एंड -1 to 2 एंड सैटिस्फाइंग रोज थ्योरम विद c इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। क्या क्या करें? सिंस यहां भी वही आर्ग्यूमेंट होगा कि fx इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -1 to 2, कोई डाउट नहीं इसमें। डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -1 to 2, कोई डाउट नहीं क्योंकि पूरे रियल नंबर लाइन पर कंटिन्यूअस एंड डेरिवेबल है। और f ऑफ -1 इज इक्वल टू f ऑफ 2 करिए तो यहां से आपके पास क्या आएगा? -1 पर वैल्यू -1 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू f ऑफ 2 करेंगे तो आएगा 8 प्लस 4a माइनस 2b। तो यहां से एक कंडीशन a और b में आ गई क्या? 3a माइनस 3b या b माइनस a इज इक्वल टू 3। एक कंडीशन ये आई। फिर बोल रहे हैं क्या? c1 है तो f डैश x क्या है? f डैश c क्या आएगा वो देख लो। f डैश c आएगा 3x स्क्वायर प्लस 2ax माइनस b। fa equal to fb and f dash c is 0। at c equal to 1, तो c को 1 पुट कर तो आएगा 3 प्लस 2a माइनस b इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया b माइनस 2a इक्वल टू 3। अब मेरे पास ये दो कंडीशन आ गई, ये दोनों कंडीशन को सॉल्व कर लो, यू गेट आंसर। सीधे सब्ट्रैक्ट करो फर्स्ट में से सेकंड कंडीशन को
ए की वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है? ए इज इक्वल टू 0 और ए इक्वल टू 0 आया तो किसी भी एक में पुट कर दो तो बी की वैल्यू 3 आ गई। तो कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल स्ट्रेट अवे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, खास करके आपके बोर्ड एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, ठीक है। अब वो अलग बात है कि इस बार बोर्ड एग्जाम में आपको चेक करना पड़ेगा वेदर देयर इज रोज थ्योरम इन सिलेबस और नॉट। चलिए आगे चलते हैं। इवन जेईई मेन में भी कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। अब देखो रोज थ्योरम के कुछ बेसिक बहुत पॉपुलर एप्लीकेशंस है। क्या? बिटवीन टू रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ रियल नंबर, रियल पॉलिनोमियल एफ एक्स। कोई पॉलिनोमियल के दो रूट है अल्फा एंड बीटा, तो ऑब्वियसली एफ अल्फा और एफ बीटा पर वैल्यू इक्वल टू 0 होगी, मतलब इक्वल होगी। और अल्फा बीटा में पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस होगा, डेरिवेबल होगा, तो अल्फा बीटा के बीच में उसका डेरिवेटिव कम से कम एक बार 0 होगा। तो पॉलिनोमियल के कोई भी दो कंसेक्यूटिव रूट में उसका डेरिवेटिव का कम से कम एक रूट होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव रूट ऑफ एफ डैश एक्स, एफ एक्स कैन हैव एट मोस्ट वन रूट। ये इंटरेस्टिंग है, इसको जरूर सोचना। बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव रूट ऑफ एफ डैश एक्स, फंक्शन के दो रूट के बीच में डेरिवेटिव का एक रूट होना, कम से कम एक रूट होना मस्ट है। बट डेरिवेटिव के दो कंसेक्यूटिव रूट के बीच में फंक्शन का ज्यादा से ज्यादा एक रूट हो सकता है। ये बात को प्रूव करना बहुत आसान है, समझना आसान है, प्रूफ तो चलो कर ही जाएंगे। अब देखो, मान लो कि अल्फा और बीटा डेरिवेटिव के दो कंसेक्यूटिव रूट है, मतलब एफ डैश अल्फा 0 है और एफ डैश बीटा 0 है, और ये अल्फा बीटा कंसेक्यूटिव है, मतलब अल्फा बीटा के बीच में डेरिवेटिव 0 नहीं हो रहा है, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि अल्फा बीटा के बीच में दो ऐसे पॉइंट है, कौन कौन से? K1 एंड K2, जहां पर फंक्शन 0 है। एफ के वन इज इक्वल टू एफ के टू इक्वल टू 0। अगर मैंने ऐसा मान लिया तो रोज थ्योरम क्या बोलता है कि K1 K2 के बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा C, जहां पर एफ डैश सी क्या हो जाएगा? 0। तो वायलेशन हो गया, क्योंकि अल्फा और बीटा डेरिवेटिव के कंसेक्यूटिव रूट है, मतलब इनके बीच में डेरिवेटिव 0 नहीं होना चाहिए था, जबकि ये प्रूव हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम ये लेते हैं कि दो कंसेक्यूटिव रूट ऑफ डेरिवेटिव के बीच में दो रूट हैं फंक्शन के, दो रूट हैं फंक्शन के, तो वायलेशन हो जाता है, कंसेक्यूटिव रूट होने का वायलेशन हो जाता है। इसलिए एक ही रूट हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है एक भी ना हो सकता है एक भी ना हो। ऐसा भी हो सकता है ना कि फंक्शन यहां पर डेरिवेटिव 0 हो और फिर इस पॉइंट पर जाकर के फिर डेरिवेटिव 0 हो ऐसे, और बीच में फंक्शन कट ना कर रहा हो एक्स एक्सिस को, ऐसा भी हो सकता है। तीसरी बात, इफ अ पॉलिनोमियल हैज ऑल रूट रियल देन इट्स डेरिवेटिव पॉलिनोमियल आल्सो हैज ऑल रूट रियल। अगर कोई पॉलिनोमियल के सारे रूट रियल है तो उसके डेरिवेटिव के भी सारे रूट रियल होंगे। ये प्रूफ किया सकता है रोज थ्योरम की हेल्प से। If a polynomial fx has n repeated real root, then its derivative has n minus 1 repeated real root। ये तो आप रिपीटिशन थ्योरम 11th में भी कर चुके हो पॉलिनोमियल्स का। तो ये कुछ आउटकम्स हैं जो रोज थ्योरम के हेल्प से भी प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। तो shall I go to the questions now? हाँ जी, so let's take a problem। अब फटाफट आप क्वेश्चंस करिए। ध्यान रखना कोई भी क्वेश्चन को करते समय एक बात का बहुत इंपॉर्टेंस है जो आपको दिमाग में रखना है, क्या? कि जिस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 दिखाना है वो डेरिवेटिव एक्सप्रेशन होगा। जहां कहीं भी ऐसा है कि एटलीस्ट दिस इज इक्वल टू 0 एटलीस्ट वंस इन ओपन ए बी, तो वो जो है वो डेरिवेटिव फंक्शन होगा, और उसके इंटीग्रेट करके हम फंक्शन फाइंड करेंगे जिस फंक्शन पर रोज थ्योरम अप्लाई करेंगे। दिस इज ओनली थिंग विच इज टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम ऑन रोज थ्योरम। चलिए क्वेश्चन करिए। ये दो क्वेश्चन है, आपके पास में 3 मिनट टाइम है, ठीक है। चलिए आंसर करिए 3 मिनट। 3 मिनट के बाद ही मैं आपसे पूछूंगा कि क्या हुआ, आपका क्या स्टेटस है। राइट जी, बिल्कुल ठीक है। तो लेट मी डिस्कस, कर ही लिया होगा जिनको जिनको आना था। देखो सीधी सी बात है, हमें बोला गया कि ये जो एक्सप्रेशन है
which is a cubic polynomial, has at least one root in 0 to 1. ये डेरिवेटिव एक्सप्रेशन हुआ, ये fx जिसको हम बोल रहे हैं वो डेरिवेटिव एक्सप्रेशन है। हालांकि इसको डायरेक्ट भी प्रूव कर सकते हैं, विदाउट रोल्स थ्योरम भी कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ऐसे मैं बोलूं f0 क्या है, व्हाट इज f0? तो आप देखो f0 इज -1 एंड व्हाट इज f1? f1 इज 1 and therefore f0 into f1 is less than 0 since fx is continuous function. So by intermediate value theorem, याद है, there exists at least one alpha belonging to 0 to 1 where f alpha is 0. अगर साइन चेंज हो रहा है तो रूट होगा, बिना एक्स एक्सिस को कट किए हुए साइन चेंज नहीं हो सकता। ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट है। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका था कि आप पहले एक फंक्शन g(x) लेते हैं, इंटीग्रल fx dx करो तो क्या आएगा? तो ये आ जाएगा x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस c। अब यहां बोलेंगे कि g एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव f है और डेरिवेटिव को 0 दिखाना है, तो g0 क्या आ रहा है? देखो g ऑफ 0 इज इक्वल टू c एंड g ऑफ 1 क्या आ रहा है? आ रहा है 4 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 1। ओके, तो ये तो रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं हो रहा है। हाँ, नॉट 4 कहां पर? अच्छा, हाँ 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 हाँ, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। G1 कर रहे हैं ना हम, 4 कहां से? 1 है ना, 1। ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी C आ गया, प्लस C भी आएगा, तो G0 G1 के इक्वल आ गया। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का कोई, सो बाय रोल्स थ्योरम we get the result. There exists at least one C belonging to 0 to 1 where f dash C is 0, G dash C is 0, G dash C 0 मतलब है FC is 0। ऐसे ही जब आपने ये वाले पार्ट को किया, ये वाले पार्ट में ये डेरिवेटिव फंक्शन है, तो हमने बोला कि लेट f dash x is equal to ax square प्लस bx प्लस c। तो fx क्या हो जाएगा? fx हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ ax square प्लस bx प्लस c and which is equal to ax cube by 3 plus bx square by 2 plus cx plus d। ये फंक्शन है जिसके ऊपर हमें रोल्स थ्योरम लगाना है। अब यहां से देखो तो इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1। f0 d है और f1 क्या है? f1 if you calculate it is a by 3 plus b by 2 plus c plus d, and what do you get? This thing is 0 because if you take LCM it is, बोलो 6 LCM लेंगे तो आएगा 2a plus 3b plus 6c which is 0।
तो F0 और F1 की वैल्यू क्या है, सेम है, तो बाय रोल्स थ्योरम द रिजल्ट इज प्रूव्ड। तो ये वाला भी हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलो, 2 क्वेश्चन है, 2 मिनट टाइम, क्विक जल्दी से। बोल रहे हैं अगर इक्वेशन ax³ + bx² + cx + d = 0 का एक रियल रूट है तो प्रूफ करो कि बाई क्वाड्रेटिक जो गिवन है दिस कैन नॉट हैव मोर देन 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। यू नीड टू कनेक्ट दिस वन। ये पॉलिनोमियल जो बाई क्वाड्रेटिक है और ये क्यूबिक, दोनों के बीच क्या रिलेशन है पहले ये समझना होगा, जैसे ही आप समझेंगे बात समझ में आ जाएगी। ओके मतलब है कि अगर इसकी बात करें तो इसका ये क्या है, डेरिवेटिव है। अगर ये एफ है तो ये एफ डैश है, राइट। हमें दिखाना है कि एफ का दो से ज्यादा रियल रूट नहीं हो सकता है ना। क्या करें हम, लेट fx इज इक्वल टू ax4/4 प्लस bx³ 3 cx² 2 dx plus e has 3 real root: alpha, beta and gamma। मान लेते कैन नॉट हैव मोर देन 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट की बजाय हमने 3 रियल रूट मान लिया, मतलब हमने कॉन्ट्रैरी एज्यूम किया, जो हमें गिवन है उसका कॉन्ट्रैरी लिया, ठीक है। और इसको अगर मैंने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया तो मतलब है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो प्रूफ हो जाएगा। तो हमने क्या बोला, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एफ अल्फा इज इक्वल टू एफ बीटा इज इक्वल टू एफ गामा, and since f is continuous and differentiable on R, पूरी रियल नंबर लाइन पर पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डेरिवेबल होता है, सो बाय रोल्स थ्योरम क्या क्लेम कर सकते हैं हम कि देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C1 belonging to alpha to beta and C2 belonging to beta to gamma, at least where f dash C1 will be 0 and f dash C2 will be 0। हेलो, क्लियर है कि नहीं? फंक्शन के दो रूट के बीच में डेरिवेटिव का एक रूट होगा, एंड f dash C1 का मतलब क्या है, f dash C1 का मतलब क्या है, ac1³ प्लस bc1² प्लस cc1 प्लस d0 and ac2³ प्लस bc2² प्लस cc2 प्लस d0 विच इज कॉन्ट्रडिक्शन। क्यों कॉन्ट्रडिक्शन है? गिवन फैक्ट का कंट्रडिक्शन है। कैसे, क्या दिया हुआ है? बिकॉज गिवन दैट ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d equal to 0 has only one real root, बट अगर ये बात ट्रू हो जाए तो इस क्यूबिक के तीनों रूट रियल हो जाएंगे, क्योंकि 2 रियल रूट प्रूव हो जाएगा C1 C2, और किसी क्यूबिक के 2 रियल रूट है तो तीनों रूट रियल होंगे पड़ेंगे, क्योंकि सिंगल नॉन रियल रूट नहीं हो सकता। तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया मतलब है जो हमने एज्यूम किया था वो क्या हो गया, वो नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब है
कि इसके 2 से ज्यादा रूट नहीं हो सकते। इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट कितने हो सकते हैं? 2 ही हो सकते हैं। किसके? बाइक्वाड्रेटिक। सो दिस थर्ड क्वेश्चन इज गॉन। फोर्थ क्वेश्चन जल्दी से कर जाओ। बोल रहे हैं कि ax4 plus bx3 plus cx2 plus dx plus k0 has 3 distinct real root, then prove that this has at least 2 distinct real root. ये तो सीधे प्रूव हो रहा है, इसमें क्या करने का जरूरत है ना। अगर इसको हमने f डैश fx मान लिया तो अल्फा बीटा गामा, f alpha is 0, f beta is also 0 and f gamma is also 0, ऐसा दिया हुआ है। अगर ये दिया हुआ है कि इस इक्वेशन के 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट है, मतलब ये सही है। तो रोज थ्योरम क्या बोलता है? रोज थ्योरम बोलता है कि यहां पर एक C1 होगा जहां पर f डैश C1 0 होगा, कम से कम एटलीस्ट 1, और यहां पर एटलीस्ट 1 C2 होगा सच दैट f डैश C2 0। इसका मतलब है कि f डैश x के, f डैश x ये है, दिस इज f डैश x, f डैश x विल हैव एट लीस्ट 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। सिंपल है, तो नथिंग डूइंग, सिंपल, कोई इसमें ज्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप समझ ही रहे होंगे। क्लियर है जी सबको? तो अब चलते हैं थोड़ा सा सीरियस क्वेश्चंस की तरफ, जो क्वेश्चन थोड़े से इनडायरेक्ट होते हैं, बिल्कुल इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते हैं, उनको देखते हैं। रीड द क्वेश्चन। अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, अपने आप पहले आप सोचो, ठीक है? आई गिव यू 3 मिनट टाइम टू जस्ट थिंक एंड प्लान योरसेल्फ। अगर आपसे डायरेक्टली हो जाता है क्वेश्चन तो वेल एंड गुड, नहीं होता देन आई विल हेल्प यू। देखो जो जो गिवन है ना, पहले हमें वही सोचना है क्या क्या गिवन है, किस फॉर्म में गिवन है, क्या पूछा जा रहा है, राइट? तो मैं आपको सारी बातें वर्कआउट करके दिखा रहा हूं, आप वहां से पिक करो। देखो एफ ए इक्वल जी ए गिवन है, एफ बी इक्वल जी बी गिवन है, और एफ एक्स जी एक्स डिफरेंशिएबल इन क्लोज्ड ए बी है, मतलब कंटिन्यूअस भी होंगे क्लोज ए बी में। तो मैं लिखते जा रहा हूँ, जरा देखो, एफ एंड जी आर continuous and differentiable in closed interval AB, मतलब continuity in closed AB and differentiability in open AB is taken care of। ये दो बातें क्लियर है, होल्ड कर रही। फिर एफ ए जी ए के इक्वल, एफ बी जी बी के इक्वल है, एफ ए इक्वल टू जी ए एंड एफ बी इक्वल टू जी बी। ए बी गिवन है, ये तो गिवन बात हो गई। अब बोल रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 सी इन ए बी, ये प्रूफ करना है। टू प्रूव दैट f dash c is equal to g dash c, जबकि रोज थ्योरम प्रूव करता है डेरिवेटिव 0, तो ये अगर 0 है तो क्या 0 हो रहा है? f, ये अगर इक्वल है बता f डैश c माइनस g डैश c 0, तो ये क्या हुआ कि ये एफ एक्स माइनस जी एक्स का डेरिवेटिव है, या एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू सी, 0 प्रूव करना है। तो समझ में आया फंक्शन क्या लेना है? फंक्शन हमें लेना है एफ एक्स माइनस जी एक्स, यहां से मिलेगा फंक्शन, यहां से जो जो रिजल्ट प्रूफ करना है वहीं से हमें फंक्शन आइडेंटिफाई होगा, ये ध्यान रखना है। तो हमने बोला लेट कैपिटल एफ एक्स इज अ फंक्शन स्मॉल एफ एक्स माइनस जी एक्स, it is definitely continuous and differentiable in closed AB, because अगर दो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उनका डिफरेंस सम प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है। एंड कैपिटल एफ ए इज स्मॉल एफ ए माइनस स्मॉल जी ए, 0 हो जाएगा।
एफ ए माइनस जी ए जीरो दिया हुआ है और एफ बी माइनस जी बी भी जीरो दिया हुआ है, तो ये जीरो है और कैपिटल एफ बी भी जीरो है, ये दिख रहा है। एंड देयरफॉर बाय रोल्स थ्योरम क्या क्लेम हो गया? देयर एग्जिस्ट at least one C belonging to open AB where capital F dash C is zero, मतलब है F dash X minus G dash X at X equal to C zero, मतलब F dash C minus G dash C zero, मतलब F dash C equal to G dash C। बात क्लियर कट समझ में आ गई कि नहीं, पहले बताओ। क्लियर हुआ? हेलो, तो यही है कि आपको इस तरह का क्वेश्चन करते समय जो प्रूफ करना है वही आपको रास्ता दिखाएगा। तो जो रिजल्ट स्टैब्लिश करना है वहां से देखो किसका डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, जिसका डेरिवेटिव जीरो हो रहा है उस फंक्शन को लेके रोल्स थ्योरम अप्लाई करो। अब इसका सेकंड पार्ट भी हो ही जाएगा, क्योंकि अगर एफ ए एफ बी के इक्वल है, जी ए जी बी के इक्वल है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एफ ए माइनस जी ए विल बी एफ बी माइनस जी बी, दैट इज कैपिटल एफ ए इज इक्वल टू कैपिटल एफ बी। तो अगर ये कंडीशन गिवन है तो भी हमारा रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल हो जाएगा और तो भी स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो इस केस में भी स्टेटमेंट ट्रू होगा। क्लियर है साहब? तो दिस वाज अबाउट दिस प्रॉब्लम कि कैसे इस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना चाहिए था। अब ये आप चूंकि समझ गए तो अगला क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं आप फटाफट जल्दी से करके बताएंगे। क्विक रिस्पॉन्स, मेरे को क्विक चाहिए थोड़ा। तो ये लो साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। हाँ जी, जल्दी वर्कआउट करो। बोल रहे एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफरेंशिएबल फंक्शन व्हेन एक्स लाइज 0 to 1 क्लोज्ड। f0 5 है, g0 1 है, f1 10 है, g1 3 है, then show that there exists at least one c satisfying open interval 0 to 1 where twice f dash c equal to 5g dash c। सिमिलर सा है, जल्दी से आंसर करो क्विक। फंक्शन क्या लेंगे, किस फंक्शन पर रोल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, पहले यही डिसाइड करो जल्दी से। किस फंक्शन पे रोल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे? तो आप देखो कि किसका डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, यहां से पता चलेगा 2 टाइम्स एफ डैश सी माइनस 5 टाइम्स जी डैश सी जीरो है, मतलब 2f(x) माइनस 5, वेल डन, 5gx जी का डेरिवेटिव एट x इक्वल टू सी जीरो है। तो हमारा फंक्शन तो यही हो गया। तो लेट कैपिटल f(x) इज अ फंक्शन विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्मॉल f(x) माइनस 5 टाइम्स gx, और इस फंक्शन पर रोल्स थ्योरम अप्लाई करने की कोशिश करो। क्या क्या आया? f0 2 टाइम्स स्मॉल f0 माइनस 5 टाइम्स g0। f0 क्या दिया हुआ है? f0 की वैल्यू 5 दी हुई है, तो 2 इंटू 5 10। 5 टाइम्स g0 की वैल्यू 10 दी हुई है ना, g0 की वैल्यू 1 दी हुई है। तो ये कितना आया भाई? f0 की वैल्यू 2 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 1, तो 5 आ गया। ऐसे f1 की वैल्यू क्या आ रही है? 2f1 माइनस 5g1, 2 f1 is 10, 2 इंटू 10 माइनस 5 इंटू 3, तो ये भी 5 आ गया। तो सो बाय रोल्स थ्योरम क्योंकि सबसे पहले बोलेंगे कैपिटल एफ एक्स जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस एंड डेरिवेबल है 0 से 1 में, 0 पर वैल्यू और 1 पर वैल्यू इक्वल है 5 के। तो रोल्स थ्योरम बोलता है कि देयर एग्जिस्ट
at least one C belonging to 0 to 1 open where capital F dash C equal to 0, मतलब 2 F dash C minus 5 G dash C equal to 0, मतलब 2 F dash C is equal to 5 times G dash C. सिंपल है. क्या 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 बोला, फिर से बोलो. F dash C is equal to F1 minus F0. I didn't get you. क्या कर रही है मानसा? नहीं, मैं एफ डैश सी को F1 माइनस F0 कैसे लिख रहे हो, वही मैं समझना चाह रहा हूँ. आर यू अप्लाइंग लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम? एफ डैश सी को आपने F1 माइनस F0 लिख दिया, लिख सकते हो. G डैश सी इज इक्वल टू G1 माइनस G0 भी लिख सकते हो. F1 माइनस F0 की वैल्यू 5 आएगी और G1 माइनस G0 की वैल्यू 2 आएगी. वहां से भी कर सकते हो. वो एलएमवीटी अप्लाई हो गया ना वहां पर. लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम अभी हमने टेकअप नहीं किया, बट आप एलएमवीटी अप्लाई करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं. अभी हमें सिर्फ रोल्स थ्योरम ही अप्लाई करना है, राइट? चलिए इसका आंसर करिए. क्वेश्चन बोला गया, सपोज दैट द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ f exists everywhere and that fx1 equal to fx2 equal to fx3 vanishes where x1 less than x2 less than x3. show that f double dash 0 for some number c belonging to x1 and x3. डबल डेरिवेटिव 0 की बात कर रहे हैं, ठीक है. चलो जल्दी से आंसर करो. सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा इनडायरेक्ट है बट सिंपल है, टफ नहीं है. ये दिया हुआ x1 x2 x3 ऑर्डर में है. डबल डेरिवेटिव 0 प्रूफ करना है कम से कम एक बार. fx1 इक्वल टू fx2 इक्वल टू fx3 इक्वल टू 0 हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट तीनों इक्वल है ये होना चाहिए. हो जाएगा. x1 x2 x3 since fx is differentiable twice, डबल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है. सो f dash x fx both are continuous and differentiable, both are continuous and derivable on R. तो fx1 is equal to fx2 से क्या मिलेगा? implies there exists at least one alpha belonging to x1 x2 such that f dash alpha is 0. तो यहां पर एक अल्फा मिल गया. ऐसे ही अगर आप बोलोगे कि f x2 is equal to fx3, यहां से क्या मिलेगा? there exists
at least one beta belonging to x2 comma x3 such that f dash beta is 0। तो यहां पर एक बीटा मिल गया, तो अब आपको मिल गया कि f डैश अल्फा इक्वल टू 0 इक्वल टू f डैश बीटा, बिकॉज ये तुम्हारा जो बी f डैश फंक्शन है ये भी तो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है। तो आप लिख दो सिंस f डैश x इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल गिवन है for all x belongs to alpha to beta and f dash alpha is equal to f dash beta, तो रोल्स थ्योरम फिर से एप्लीकेबल हो जाएगा। So by Rolle's theorem there exists at least one gamma belonging to alpha to beta such that f double dash इसका डेरिवेटिव f डबल डैश गामा इक्वल टू 0। तो इस इंटरवल में एक पॉइंट गामा मिलेगा, कहीं भी मिलेगा जहां पर डबल डैश गामा 0 होगा। तो गामा अल्फा से बीटा में लाई करेगा और अल्फा बीटा x1 से x2 लाई करेगा। तो हम ये गामा बिलोंग्स टू दिस विच इज अ सबसेट ऑफ x1 टू x2 x3। तो x1 x3 में एक गामा मिलेगा या c मिलेगा जहां पर डबल डेरिवेटिव 0 होगा। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? तो रोल्स थ्योरम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हुआ। अब मैं जरा आपको पहले ये क्वेश्चन करने से पहले मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं, आप लिख दो लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम। क्या लिखेंगे? लैग्रेंजेस Lagrange was a very famous mathematician, a great mathematician. Mean value theorem एक ऐसा मैथमेटिशियन जिन्होंने एक मैथमेटिक्स का न्यू एरा स्टार्ट किया, एनालिटिक एरा। मतलब लैग्रेंज के आने से पहले मैथमेटिक्स वाज लैगिंग साइंसेस। साइंसेस यूज्ड टू pose problems to mathematics and mathematics used to solve those problems. But after Lagrange ने अपने लाइफ टाइम में मैथमेटिक्स को साइंस से एक सेंचुरी आगे पहुंचा दिया। ठीक है, तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या है? लैग्रेंज ने बोला कि if fx is continuous in closed interval AB and differentiable in open AB, तो आप देखोगे कि बिगिनिंग की दो कंडीशन तो बिल्कुल सेम है जो रोल्स थ्योरम है, और तीसरी कंडीशन इन्होंने बोली नहीं। इन्होंने बोला देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन C belonging to open interval AB where f dash C is equal to f of B minus f of A divided by B minus A। ये लैग्रेंजियन स्टेटमेंट, लैग्रेंजियन थ्योरम का ये स्टेटमेंट है। मतलब ये f dash C क्या है? f dash C है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, याद ही होगा आपको, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। और इसी को हम ज्योमेट्रिकली बोले तो क्या बोलेंगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट C, FC।
और वो जो राइट हैंड साइड में क्वांटिटी है ये क्या है, ये है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की चेंज इन वैल्यू बाय चेंज इन इनपुट, एवरेज रेट ऑफ चेंज, और स्लोप ऑफ कॉर्ड, ज्वाइनिंग a कॉमा एफ ए एंड b कॉमा एफ बी। तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है? लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम ये बोलता है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है क्लोज्ड ए बी में, तो ए बी ओपन इंटरवल में कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पॉइंट पर फंक्शन का रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, पूरे इंटरवल के एवरेज रेट ऑफ चेंज के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एक बात तो ये, या अगर यहां से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है और यहां पर एंड कर रहा है, ये है ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट, तो फंक्शन चाहे जैसे मूव करे, कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर फंक्शन की कॉर्ड का स्लोप, एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर फंक्शन की टेंजेंट कॉर्ड के पैरेलल हो जाएगी, टेंजेंट विल बिकम पैरेलल टू कॉर्ड। ऐसा कम से कम एक पॉइंट जरूर होगा, एक से ज्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा ऐसे पॉइंट भी मिल सकते हैं, जैसे कि ये पॉइंट पर टेंजेंट बिकम पैरेलल टू कॉर्ड, ये वाले पॉइंट पर। देयर कैन बी मोर देन वन सच पॉइंट, बट एटलीस्ट वन सच पॉइंट इज मैंडेटरी। देयर कैन बी मेनी सच पॉइंट्स। ठीक है, तो मैंने ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस भी बताया, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बताया। अब क्वेश्चन राइज होता है कि इस बात को हम स्टैब्लिश कैसे करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए लैग्रेंज ने क्या किया कि रोल्स थ्योरम का ही हेल्प लिया। उन्होंने बोला भाई देखो, ए और बी फिक्स्ड है तो ये नंबर कांस्टेंट है कि नहीं, एफ बी कॉन्स्टेंट है, एफ ए गिवन है, बी गिवन है, ए गिवन है, तो ये कॉन्स्टेंट है। एफ डैश सी को के प्रूफ करना है, तो टू प्रूव दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू के, हमें प्रूफ करना है एफ डैश सी माइनस के जीरो। एफ डैश सी तो एफ एक्स का डेरिवेटिव होगा, के किसका डेरिवेटिव होगा, के एक्स का। तो लेट अस कंसिडर अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, स्मॉल एफ एक्स माइनस के एक्स, ऐसा फंक्शन ले लेते हैं। तो क्लियरली ये फंक्शन जो तुम्हारा है ये कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी, रिस्पेक्टिवली इन क्लोज्ड ए बी एंड ओपन ए बी। क्यों? क्योंकि जो स्मॉल एफ एक्स है ये तो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है ही, गिवन है, और के एक्स एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल हमेशा ही कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है। तो ये क्लेम भी आप मानते हो इस बात को कि ये फंक्शन हमारा जो है ये कंटिन्यूअस एंड डेरिवेबल है। अब हम अगर रोल्स थ्योरम अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि इस फंक्शन की वैल्यू दोनों एंड पॉइंट पर सेम हो जाए। तो लेट एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, कैपिटल एफ ए इज इक्वल टू कैपिटल एफ बी, वहां से हमारा के डिटरमिन हो जाएगा। तो इससे क्या आएगा, स्मॉल एफ ए माइनस के टाइम्स ए इज इक्वल टू स्मॉल एफ बी माइनस के टाइम्स बी। तो यहां से क्लियर दिख रहा है देखो कि एफ ए माइनस एफ बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू के। तो अगर मैं के की वैल्यू इसके इक्वल ले लू ये, तो एफ एक्स माइनस के जी एक्स जो फंक्शन है ये फंक्शन रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन को फॉलो करने लगेगा। तो हमने क्या बोला, हमने बोला
कि फॉर k इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए ओवर b माइनस a, capital Fx which is equal to small fx minus kx satisfies all conditions of Rolle's theorem, and therefore by Rolle's theorem there exists at least one C belonging to open AB such that capital F dash C होना चाहिए 0, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, स्मॉल f dash C माइनस k होना चाहिए 0। इसका मतलब है स्मॉल f dash C इज इक्वल टू k, और k क्या है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन b माइनस a। तो दिस इज हाउ द रोल्स थ्योरम वाज established, Lagrange's theorem was established। ठीक है, तो Lagrange's theorem क्या है वो मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, रोल्स थ्योरम पर थोड़ी प्रैक्टिस कर ली आपने। अब इसके बाद अब जैसे मान लीजिए ये सब क्वेश्चंस है ना, तो आप कर सकते हो। जैसे ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप ट्राई कर जाना। एक लेक्चर और हम लोग प्रैक्टिस का लेंगे जिसके अंदर में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, लाइक एलएमवीटी पर और रोल्स थ्योरम पर मिक्स्ड करके क्वेश्चंस करेंगे। एक बार आप कर्वेचर पर बेस्ड जो प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज है, उसको सॉल्व करना। अगर उसमें आप कंफर्टेबल हो तो कोई इश्यू नहीं, अगर नहीं कंफर्टेबल हो तो उस पर भी हम कुछ कॉन्सेप्ट करा के कुछ क्वेश्चन उस पर भी करा देंगे। आप जैसा बताओगे उसके हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। ठीक है, आपका जो 4th गेम है उसका RG4 यूनिट 1 का सॉल्यूशन जो है आपको मोस्ट प्रोबेबली कल मिल जाएगा। हाँ, 12th वाली अभी मिली कि नहीं मिली? नहीं मिली, अभी मैं डलवा देता हूँ बेटा, अभी डलवा देता हूँ। ठीक है, ओके ओके ओके। हाँ, क्या हुआ मंचा? कौन सा क्वेश्चन भेजा था तुमने, ग्रुप पे भेजा था? 1 मिनट देखने दो। अभी मैं शेयर कर देता हूँ सॉल्व करके इसको। ठीक है, देख लिया मैंने क्वेश्चन, जेई 2020 का प्रॉब्लम आपने शेयर किया है। ठीक है, अभी अभी मैं शेयर कर देता हूँ, जस्ट वेट करो थोड़ी देर में। ठीक है, वैसे तुम्हें इसको जो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऐसे समझो। तुमने ट्राई किया था कि नहीं किया था, देख के ही छोड़ दिया है? मान लो अगर फंक्शन दिया हुआ है, मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की पावर 4, तो ये तो हो गया तुम्हारा 1 प्लस साइन 2 थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। तो बेसिकली हुआ तुम्हारा 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा प्लस 1। तो फाइनली आप देखोगे तो साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर प्लस 3 साइन 2 थीटा प्लस 2 हो गए। ये फैक्टर हो जाएगा 1 प्लस साइन 2 थीटा
इंटू 2 प्लस साइन 2 थीटा। ये चीज जीरो कभी हो नहीं सकती। अब इन्होंने क्या बोला, लेट फंक्शन दिस 0 टू पाई इंटरवल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर 0 टू पाई है, थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई है, तो साइन 2 थीटा जो तुम्हारा है ये है 0 टू 2 पाई। 2 थीटा बिलोंग्स टू 0 टू 2 पाई है, और साइन 2 थीटा की वैल्यू सारी वैल्यू होगी -1 से 1, तो साइन ऑफ 2 थीटा बिलोंग्स टू -1 टू 1। अब एक चीज ऑब्जर्वेबल है, देखो कि ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी, ये वाली, और ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो ये पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो एफ थीटा मिनिमम क्या हो सकता है? एफ थीटा मिनिमम 0 ही हो सकता है, 0 से छोटी वैल्यू तो हो ही नहीं सकती। इट इज मिनिमम इज 0। कब होगा? कब होगा? दूसरा वाला तो 0 हो नहीं सकता। व्हेन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू -1। साइन 2 थीटा -1 कब होगा जी? साइन 2 थीटा -1 कब होगा? जब 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाए? अरे 2 थीटा 0 से 2 पाई है, ये लो 0 से 2 पाई में ग्राफ बना लो साइन का ग्राफ 0 से 2 पाई इंटरवल में बनाने में कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए आपको। ये लो साइन का ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूं ऐसा, ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, और ये ग्राफ किसका है? साइन 2 थीटा का ग्राफ मैंने बनाया। और इधर हम क्या प्लॉट कर रहे हैं? इधर में 2 थीटा ही प्लॉट हो रहा है। दिस इज 2 थीटा ओनली। साइन 2 थीटा, 2 थीटा 0 हुआ तो साइन 2 थीटा 0, पाई हुआ 2 थीटा की वैल्यू पाई हुई, 2 पाई हुई, है ना ऐसा। एनीवे हम चाहते हैं साइन 2 थीटा -1, तो कब होगा -1 बताओ? साइन 2 थीटा -1 कब होगा? बोलो भाई। अब ये इतना तो बता दो यार, -1 यही तो हो रहा है एक बार, कौन से पॉइंट पर हो रहा है? जब 2 थीटा की वैल्यू 3π/2 है, मतलब थीटा की वैल्यू 3π/4 है। इन्होंने बोला सपोज दैट फंक्शन एफ हैज लोकल मिनिमा एट थीटा प्रिसाइसली when theta belongs to λ1 pi, λ2 pi, λ3 pi, where λ1, λ2, λ3 etc lying between 0 to 1, then the value of λ1। अब कर जाएंगे? अब कर जाएंगे नहीं कर जाएंगे? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर भी दिक्कत होगी तो बताना मुझको।